वेलकम यू टू दिस इज। देखिए, हाल ही में बहुत सारे आर्टिकल छप रहे हैं जिसमें ये बोला गया कि अम्बेडकर प्रोफेसेज अबाउट चाइना स्पेनिस्ट माइंडसेट आर प्रूविंग राइट। देखिए, हुआ क्या है कि अभी जो बहुत सारे जो डिप्लोमेट्स हैं और जो फॉरेन स्पेशलिस्ट हैं वो बहुत शॉक्ड हो गए हैं, क्योंकि अम्बेडकर ने बहुत पहले ये बोल दिया था चाइना के बारे में जो अभी वो कर रहा है, और उसके बारे में ही अभी आर्टिकल छप रहे हैं जिसके बारे में मैं आप लोग को अभी बताऊंगा। तो आप भी वो जान के बहुत हैरान हो जाएंगे, क्योंकि अम्बेडकर ने बहुत सालों पहले ये बोल दिया था कि चाइना क्या करने वाला है और चाइना इंडिया का रिलेशनशिप कैसा होने वाला है, चाइना इंडिया को लेके कैसा सोच रखता है और इंडिया को क्या करना चाहिए चाइना के रिलेशन में। तो आज हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, उसके बारे में पढ़ने से पहले हम लोग बी आर अम्बेडकर के बारे में कुछ जान लेते हैं तो अच्छा होगा। देखिए, बी आर अम्बेडकर का जो जन्म हुआ था वो 14 अप्रैल 1891 में हुआ था, और उनका डेथ 6 दिसंबर 1956 में हुआ था। और अम्बेडकर का पूरा नाम भीमराव रामजी अम्बेडकर था। तो वे बहुत ही अच्छे से उन्होंने चाइना के बारे में बहुत कुछ बताया है और अपने गवर्नमेंट को भी बताया है चाइना के बारे में क्या किया है। और क्योंकि उनका 1956 में डेथ हो गया था, इसकी वजह से उन्होंने 1962 का वॉर नहीं देखे, इसके बावजूद उन्होंने बहुत सारे चीज को पहले ही बता दिया था, जबकि किसी को भी इंडिया में भनक भी नहीं था कि 1962 में चाइना इंडिया के साथ वॉर करने वाला है। इसके बावजूद भी उन्होंने ये बोला था, और ऐसा हुआ भी था कि चाइना इंडिया पे वॉर क्लेम किया था 1962 में, और इंडिया को उसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा था। इंडिया के बहुत सारे लैंड चाइना के हाथ में चले गए थे और चाइना उसे ऑक्युपाई कर लिया था। लेकिन चाइना में मिस्टर जाओ के विक्ट्री के बाद से वहाँ पे इवेंचुअली सब कुछ चेंज हुआ है बहुत ही ज़्यादा, और उसके बाद मिस्टर जाओ अपने अपने एक्सपेनिस्ट जो माइंडसेट है उसको आगे बढ़ाते ही गए हैं। देखिए, वहाँ पे उन्होंने जब अपना सरकार बनाया था कम्युनिस्ट सरकार, तो वहाँ पे अपने मन मर्जी से वो जो चाहते थे वो कर पाते थे। इसकी वजह से ही चाइना आगे इतना बढ़ पाया है, क्योंकि होता क्या है कि आप जब डेमोक्रेसी वाले गवर्नमेंट में रहते हैं तो जब भी गवर्नमेंट कुछ करना चाहती है और वो आपको गलत लगता है, तो डेमोक्रेसी वाले कंट्री में बहुत सारे लोग उसके अगेंस्ट में खड़े हो जाएंगे और वो अपना जो बात है वो मनवा के रहेंगे। अभी रिसेंट में आपने जैसे देखा फार्मूला में क्या हुआ था, बहुत सारे फार्मर्स इकट्ठे हो गए दिल्ली बॉर्डर के पास और उन्होंने फार्मूला को रिपील करवा के रहा। भले ही उसमें टाइम लगा, पर वो डेमोक्रेसी में ही संभव हुआ। अगर वो चीज चाइना में आती, वो चीज चाइना में होती तो फार्मर्स वहाँ पे अपना नहीं कर सकते थे प्रोटेस्ट, और अगर फार्मर्स वहाँ पे प्रोटेस्ट करना भी चाहते तो उन्हें गोलियों से भून दिया जाता, और वो जो लॉ है वो रिपील नहीं होता कभी भी, वो वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया जाता और वहाँ पे कोई कुछ कर नहीं पाता। इसके वजह से ही चाइना इतना आगे बढ़ा है, क्योंकि अगर उन्हें 10 लोगों को मारना होता है तो वो मार देते हैं, किसी को भी कुछ करना होता है वो कर देते हैं और अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। इसी वजह से वो आज इतना बड़ा इकोनॉमी बन गया है चाइना, और हम लोग देख ही रहे हैं कि चाइना क्या क्या कर रहा है, वो कितना एक्सपेंड किया है। 1951 में चाइना ने तिब्बत पे कब्जा कर लिया था। वो ये थे कि 1951 से पहले चाइना ये चाह रहा था कि वो तिब्बत पे कब्जा कर ले, और 1951 में ऐसा हुआ भी। 1951 में तिब्बत के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो बीजिंग में एक 17 पॉइंट एग्रीमेंट साइन किया उन्होंने ड्यूरेस के अंडर में, और उसमें ये कंफर्म किया गया कि जो चाइना का सोवर्निटी है वो तिब्बत के ऊपर भी आ जाएगा। और उसके बाद तिब्बत के लोगों पे चाइना ने बहुत सारे अत्याचार किए, वहाँ पे तिब्बतियन लोगों पे उन्होंने बहुत सारे जुल्म किए, जिससे जो खबर आता था अम्बेडकर के पास, उसके बाद से अम्बेडकर चाइना के बहुत ही खिलाफ बोलने लगे थे। और वो सच भी था कि जो चाइना जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो जो कुछ खून नहीं करते हैं किसी का, वो किसी को जान नहीं लेते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि बुद्धिस्ट लोग तो एक चींटी भी नहीं मारते हैं। तो जो सरकार एक ऐसे लोगों पे इतना जुर्म कर सकता है, वो उसका क्या होगा सोच वो तो लोग जान ही रहा है। तो इवेंचुअली हुआ क्या था कि बहुत सारे अत्याचार के बाद वहाँ पे जो
तिब्बत के बुद्धिस्ट के जो दलाई लामा थे वो इंडिया वापस आ गए थे और इंडिया में ही रह रहे थे और वो चाह रहे थे कि तिब्बत को इंडिया के थ्रू आजाद कराया जाए। ठीक है, तो अंबेडकर ने और भी कुछ कुछ कहा था, उसके बारे में मैं आप लोग अभी बताऊंगा कि अंबेडकर ने ये बोला था कि जो चाइना है उसके साथ जो हमारा हिंदी चीनी भाई भाई का जो स्लोगन चलता है, या फिर इंडिया का जो पॉलिसी है ये कि हिंदी चीनी भाई भाई, तो ये सही नहीं है। और इन्होंने पीएम नेहरू के भी अगेंस्ट थे वो कि हिंदी चीनी भाई भाई को वो एक बड़े स्टेज पे लेके जा रहे थे जिससे कोई फायदा नहीं था। और उन्होंने ये लखनऊ यूनिवर्सिटी में 1951 में बोला था चाइना के बारे में अंबेडकर ने कि India must choose between parliamentary democracy and communist way of dictatorship and come to a final conclusion. He was opposed to Nehru approach to Indo-China, Bhai Bhai, India and China are brothers, and disagree with India's Tibet policy. वो तिब्बत का जो इंडिया का जो तिब्बत का पॉलिसी था उस पे अम्बेडकर ने डिसएग्री किया था और ये बोला था कि इंडिया का जो ये तिब्बत वाला पॉलिसी है वो गलत है, जो नहीं होना चाहिए। तो और वहाँ पे क्या हुआ था कि चाइना ये जो है वो बुद्ध पे बहुत सारे अत्याचार कर रहा है, क्योंकि अंबेडकर खुद एक बुद्धिस्ट थे। ठीक है, तो अंबेडकर ने ये बोला था कि चाइना बहुत सारे अत्याचार कर रहा है इन तिब्बत के लोगों पे, और उन्होंने पीएम नेहरू को भी ये बताया था कि वहाँ पे जो मिस्टर जाओ का जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो तिब्बत के लोगों पे बहुत सारा अत्याचार कर रहा है। इसके बाद वो पंचशील एक था, उस पे उन्होंने ये बोला था कि जो पंचशील है वो बुद्धिस्ट लोगों से लिया गया है, बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर से। तो तिब्बत में जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो बुद्धिस्ट लोगों के ऊपर इतना अत्याचार कर रहा है और हम लोग पंचशील पे बात कर रहे हैं, पंचशील को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं जो मिस्टर जाओ के द्वारा लिया गया था, जो कभी होने वाला नहीं है। और ये मतलब बी आर अम्बेडकर के अनुसार बहुत ही गलत स्टेप था, वो जो सही भी था। और आप ये देखेंगे जितने भी कम्युनिस्ट सरकार है वहाँ पे पंचशील का कोई आपको डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा, रिकॉर्ड नहीं मिलेगा पंचशील के बारे में कुछ भी, क्योंकि जो कम्युनिस्ट सरकार है वो ये सब नहीं मानती है कि पंचशील क्या है ये। और वो जो तिब्बत चाइना जो है वो कैसे इंडिया के जो 5 फिंगर हैं उन्हें लेना चाहता है, उनके बारे में भी उन्होंने ये बोला था कि इंडिया के लिए चाइना खतरनाक हो सकता है। उन्होंने ये भी बोला था कि चाइना आगे चल के एक बड़ी इकोनॉमी बनेगी, चाइना इंडिया से पहले पॉवर्टी खत्म कर देगा और जो उसके जो डीप पॉकेट्स हैं उसके थ्रू इंडिया को स्ट्रेटेजिकली हार्म भी करेगा। जो हम लोग देख भी रहे हैं कि चाइना अपने इकोनॉमी और पैसे के बलबूते इंडिया को कैसे नुकसान पहुंचाता है, बहुत बार हम लोगों ने देखा है। जैसे आप लोगों ने इंडिया के बहुत सारे सामान यहाँ पे, आप चाइना के बहुत सारे सामान आप यहाँ पे लेते हैं उससे, और चाइना अपने बहुत सारे सामान यहाँ पे डंप करता है, इसके वजह से जो इंडियन सामान है वो कम बिकते हैं और चाइनीज सामान ज़्यादा बिकते हैं। चाइना अपना पैसा से लोगों को खरीद के इंडिया के खिलाफ स्टेटमेंट दिवाता है, जिसके बाद हम लोगों को नुकसान होता है, एक वर्ल्ड में वैसा इमेज बन जाता है। ठीक है, तो ये सब होता है। तो अंबेडकर ने ये सारी चीज़ों को पहले ही बता दिया था और ये बोल दिया था कि चाइना इंडिया के लिए इतना खतरनाक हो सकता है। तो अंबेडकर का जो ये सोच था वो आज हम लोग सच होते हुए देख रहे हैं, जो बहुत ही शॉकिंग है। वे बहुत ही आगे सोचने वाले व्यक्ति थे और उन्होंने उतना पहले उनको ये समझ में आ गया था कि चाइना इंडिया के साथ क्या करने वाला है और चाइना इंडिया रिलेशन कैसा होना चाहिए। और उन्हें जब ये पता चलता है कि नेपाल में चाइना क्या कर रहा है, श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट के साथ क्या कर रहा है, पाकिस्तान में सीपीईसी बना रहा है, तो उन्हें ये तकलीफ होता कि मैं इतना बोलता रह गया फिर भी मेरी बातों को किसी ने समझा नहीं, और आज चाइना जो डेथ ट्रैप है उसमें इंडिया को फंसा रहा है। तो ये सारी चीज़ों को उनको सुन के बुरा लगता और उनका जो ये कहा हुआ बात है वो सच होता आ रहा है। मैं भी बहुत शॉक्ड हूँ कि कोई व्यक्ति इतने सालों पहले
जो 1962 का वॉर भी नहीं देखा हो, ये इतना सारा कुछ कैसे समझ सकता है। वो उनका सोचने का जो क्षमता था वो शायद बहुत ही विकसित था, इसके बाद ही उन्होंने ये समझा था। तो ये था आज का टॉपिक, और कैसा लगा आप लोग ये कमेंट करके बताइएगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।